अरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज है, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? एकदम जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एक रोज़ की पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। डेली के डेली लेक्चर देखना है, डेली के डेली नोट्स बनाना है, रोज़ के रोज़ डाउट पैनल पे आना है, रोज़ के रोज़ इंटरैक्ट करना है, फिर रोज़ के रोज़ मोटिवेटेड फील करना है अपने आप में जब क्वेश्चंस बनेंगे। एक बात आपसे ख़ास कहनी थी कि प्लीज़ आप लोग जो सजेशंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए, सीक्वेंस मेंटेन करिए। लाइक जैसे अभी हम लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मोल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए जो पढ़ाए चले जा रहे हैं। जो पढ़ा दिया उस पर सवाल पूछिए, जो आने वाला है उसके लिए भी ज़रा सा सब्र रखिए। मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए चैप्टर, अगले में हम जाए, अब मोल कॉन्सेप्ट के जो मन चाहे वो सवाल पूछ लीजिए। क्लियर? इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि साहब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट। तो इतना भरोसा रखना है कि हर चैप्टर छुआ जाएगा। क्लियर है? उसका वक्त आने दीजिए, ठीक? जब उसका वक्त आ जाए फिर सवाल पूछिए। अपने आप को रैंडम नहीं बनाना है कि पढ़ रहे हैं कुछ और सवाल पूछ रहे हैं कहीं और से। उससे आप रैंडम हो जाओगे, आप खुद ही परेशान हो जाओगे। जो टॉपिक आपका चल रहा है वो आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो चल रहा है उसको कंप्लीट करते चले जाना है, फिर उसके रिवीजन में भी अपना वक्त देते चले जाना है। तो आप ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस फील करोगे कि जब हम टेस्ट लेंगे तो चूंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट है तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो आपको सुपर मोटिवेशन देगा कि हाँ अब हम लोग बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर है? ओके। चलिए, सो पिछले लेक्चर में अगर आपने पिछला लेक्चर कायदे से पढ़ा होगा तो ये सारे सवाल एकदम चुटकी में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोगों ने एक जनरल सा फॉर्मूला लिखा था, क्या? कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। ये जेड अलग अलग हमने बोला था, एटम के लिए अलग, आयन के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग, एसिड के लिए अलग। एसिड तक बात हो चुकी थी डिस्कस पिछले लेक्चर में। मैंने तभी आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम सवाल से शुरुआत करेंगे। ये पूरे कॉलम में एसिड के ऊपर सवाल है, इन सारे एसिड का इक्विवेलेंट मास बताना है। इस कॉलम में यहां तक सॉल्ट है, कुछ आयंस दे रखे हैं, उसका आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? तो हम लोग करते हैं शुरू पहले सवाल से कि साहब बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, सीधा सवाल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो अभी फॉर्मूले में क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। तो सर मोलर मास तो इसका होता है 98। जब आप निकालोगे जोड़ करके सबका एटॉमिक मास जोड़ोगे तो मोलर मास आएगा, वो आएगा 98। अब सर हम इसको डिवाइड काहे से करें? तब क्या बोला मैंने? जेड फैक्टर। अब देखो आराम से बात को समझना, अगर इसी का रिएक्शन लिखा होता और रिएक्शन में एक हाइड्रोजन अगर डिस्प्लेस किया होता तब Z1 आता। चूंकि रिएक्शन नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कि दोनों का दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, मैक्सिमम कैपेसिटी ले लेंगे तो मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है। तब क्या बोलेंगे कि साहब इसका Z फैक्टर 2 है। लेकिन अगर बोल दे एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके, मान लो कि अगर यहीं पर रिएक्शन देता, क्या रिएक्शन देता कि साहब सोडियम का रिएक्शन कर दिया H2SO4 के साथ और जो आपका कंपाउंड बनाया है वो बनाया है NaHSO4 और बना दिया H2O। ऐसा रिएक्शन दिया, मुझे बता इस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ? बोलेंगे 1 डिस्प्लेस हुआ है सर, बिकॉज एक हाइड्रोजन अभी भी है। तो यहां इसका Z फैक्टर कितना होता? 1 होता। क्लियर? यहीं पे अगर रिएक्शन ले लेते, क्या? सोडियम प्लस H2SO4 और कंपाउंड बनाते Na2SO4 और बना देते 2 पानी इधर और यहां लगा देते 2। तब तुम क्या बोलते? अब सर दोनों का दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, तब हम लगाते यहां Z फैक्टर 2। तो जब रिएक्शन दिया हो तो ऐसे और ऐसे बात बनेगी। ये वाला दिया है Z1, ये वाला दिया है Z2। सर रिएक्शन नहीं दिया, हमसे तो डायरेक्ट पूछा, तो हम क्या मान के काम करेंगे? मैक्सिमम कैपेसिटी। और ये पिछले लेक्चर में ही बोला था, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। यहां कोई रिएक्शन नहीं है, हम मैक्सिमम कैपेसिटी मान लेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? जितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। एसिड का Z फैक्टर क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये हमने बताया भी था कॉन्सेप्चुअली, लिस्ट भी बना दिया था। लिस्ट आपको याद होगा, अप्लाई कर दो। कितना हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल? 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर 49। दोनों बातें मैंने आपको बताई। अगर ऐसा सवाल दे करके पूछे तो 1 लगाएंगे, ऐसा दे के पूछे तो 2 लगाएंगे, कुछ नहीं दे तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। इज इट वेरी क्रिस्टल क्लियर? ओके,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है सर? अगला सवाल है आपका H3PO4। सेम बात, हमने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको कि साहब 3 हाइड्रोजन है, तीनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और तीनों का तीनों रिप्लेसेबल है। जब रिप्लेसेबल है तो Z फैक्टर कितना है? बोलेंगे 3। इसका भी जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास कितना आएगा? 98 ही आएगा। Z फैक्टर कितना है? 3। आंसर 98/3। लेकिन फिर रिएक्शन दे दे, रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा वो लगाएंगे Z फैक्टर। रिएक्शन नहीं दिया, जितने हाइड्रोजन है सब लगा देंगे। क्लियर? कौन सा? रिप्लेसेबल वाला। ओके, अगला यह है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो बोलेंगे 2, है कि नहीं? ओके, इसका मोलर मास कितना होता? जब जोड़ोगे तब आएगा 90, है ना? 16 चौके 64, 64 2 66 और 66 12 2 24, 66 + 24 90, डिवाइडेड बाय Z फैक्टर। जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, कल ही स्ट्रक्चर में बताया था दोनों हाइड्रोजन इसका रिप्लेसेबल है, तो डिवाइडेड बाय 2। आंसर विल बी 45। क्लियर? इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। एसिटिक एसिड क्या मोलर मास होता सर इसका? सबको जोड़ देंगे तो मोलर मास आएगा 60 डिवाइडेड बाय, हाइड्रोजन तो तीनों एक 4 है, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? ओनली 1। कौन सा वाला? ये वाला, तो डिवाइडेड बाय 1। आंसर विल बी 60। नेक्स्ट H3PO3, है ना? अब H3PO3 का मोलर मास तुम निकाल लो। क्या निकालोगे? 3 ऑक्सीजन 16 × 48, फास्फोरस 31, हाइड्रोजन 3, जोड़ दो 8 1 9 3 12, 4 3 7 और 1 8, 82 डिवाइडेड बाय Z फैक्टर। याद करिए, H3PO4 में तीनों, H3PO3 में 2, H3PO2 में 1। क्लियर? तो यहां क्या बोले थे? 2, तो क्या बोल देंगे सर? 2 से डिवाइड करेंगे, 41 इज द आंसर। अगला H3PO2, इसका मोलर मास निकाल लो। ऑक्सीजन 16 दूना 32, फास्फोरस 31, हाइड्रोजन 3, जोड़ दो 2 1 3 3 6 और यहाँ 3 3 6, कितना आया बेटा? 66। तो मोलर मास हुआ सर। Z फैक्टर कितना है इसका? 1। आंसर विल बी 66। क्या ये सब बिल्कुल क्लियर है? अगर आपने पिछले लेक्चर ईमानदारी से पढ़ा है, 100% ये सब क्लियर होना लाजिम है। यही मैं बोल रहा हूँ, डेली के डेली जो लेक्चर दिया जाए, जो अपलोड हो, उसके नोट्स बनाइए। ठीक, सिर्फ वॉचिंग नहीं करना है, नोट्स बनाना है। इसीलिए तो हम कम कम पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा मैक्सिमम पढ़ा रहे हैं। 3 घंटा पढ़ा देते, क्या फ़ायदा होगा उससे? उससे क्या होगा? हम कहेंगे हम 3 घंटा पढ़ा दिए, तीनों टीचर 3 घंटे का 9 घंटे का लेक्चर चला गया, तुम पढ़े कुछ नहीं, तो फ़ायदा क्या होना है? आप फ़ायदा उठाओ। हम ये कह रहे हैं कि हम कोर्स ख़त्म करेंगे। ठीक, क्लियर? तो अब परेशान मत हो, आप पढ़ाई करो। जितना आपसे पढ़ाई हो सकता है हम उतना ही डिलीवर करेंगे। हम 1 घंटा इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को 1 घंटा पढ़ने में 2 घंटे का समय लगता है, तो 3 वीडियो में 6 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे का रिवीजन करेगा तो 9 घंटा हो गया, मतलब डेली 9 घंटा वो हमारे चैनल पर बिजी है सिर्फ लेक्चर्स में। फिर डाउट्स करेगा तो 1 घंटे का भी डाउट्स आए तो 12 घंटा। मेरे हिसाब से 12 घंटा अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज़ इनफ। बाकी आपकी कैपेसिटी, आप 18 घंटा पढ़ लो, 16 घंटा पढ़ लो। दिमाग है ना बेटा, मशीन थोड़ी है कि चला करके चल ऑन कर दिया और रख दिया, धुक 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 चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? आप नेचुरल आदमी हो, नॉर्मल आदमी हो। नॉर्मल आदमी को सुकून भी चाहिए, आराम भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ों में अपना वेस्ट टाइम नहीं करना है। आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली, आप 6 घंटा के बजाय 8 घंटा सो लो, लेकिन उसमें से 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? सोने में तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, उससे क्या होगा? दिमाग तुम्हारा रिफ्रेश होगा। फ्रेश ब्रेन के साथ जब काम करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। खैर, क्लियर? तो डेली के डेली पढ़ना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, सवाल पूछना है। क्लियर? ओके। अगला ये सारे सवाल बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहेंगे? अभी तो एसिड था, अगला क्या दे रखा है? सॉल्ट। क्या बोला था हमने सॉल्ट के लिए? आप इसको तोड़ दो। किस में तोड़ दो? केटाइन में और एनाइन में। केटाइन कौन है? कैल्शियम। एनाइन कौन है? सल्फेट। यही ना? क्या बोला था? सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन। ठीक, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो यहां से आयन का भी ज्ञान आ जाएगा। एटॉमिक मास कितना? 40 डिवाइडेड बाय Z फैक्टर 2, तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस इसका मोलर मास 96 डिवाइडेड बाय चार्ज 2,
कितना हो गया बेटा 48, जोड़ दिया आंसर कितना आया बोलो 68। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत? ठीक, इसका इक्विवेलेंट मास 20, इसका कितना था बोलो 96 बाय 2, 48 जोड़ दिया 68 आंसर। ओके, या इकट्ठे तुम क्या करो, इसका पूरे का मोलर मास लिख लो डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज दो, या तो उससे डिवाइड कर, या टोटल नेगेटिव चार्ज दो उससे डिवाइड कर, जो भी करो। ओके, अगला अगला एल्यूमिनियम सल्फेट मोलर मास कल ही बोला था क्या होता 342 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज 6, या तो ऐसे कर दो, या सीधा एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन, कितना नंबर ऑफ आयन है ये हमने कल ही बोला था, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता इक्विवेलेंट मास निकालने में, सीधा सीधा आयंस लिखना है। इस आयन का इक्विवेलेंट मास कितना है 9, इसका कितना है बोलो 9 कैसे है सर, 27 तो एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, 3 आयन के लिए जेड फैक्टर चार्ज होता। इसका मोलर मास अभी लिखो कितना 96 बाय 2 कितना हो गया बेटा 48 जोड़ दो 57 आ गया, पहले भी आया था, कैसे आया था 342 को 6 से डिवाइड किया था, 6 क्या था टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, वहां से भी वही आएगा। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में क्या दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का या तो मोलर मास लिख दो 106 डिवाइडेड बाय 2 तो 53 आएगा, ऐसे भी करके देख लो क्या है सोडियम आयन और प्लस क्या कार्बोनेट आयन, सोडियम का इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास बाय चार्ज तो क्या बोलेंगे 23, कार्बोनेट 60 बाई 2 30, जोड़ दिया 53 फिर से आ गया सर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में कौन कौन सा आयन है तो बोलेंगे कैल्शियम आयन है और नाइट्रेट आयन है। ओके, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास 40/2 20, नाइट्रेट का मोलर मास कितना होगा 62, जोड़ दीजिएगा 16 × 48 और 14 62, 62 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1 तो लिख देंगे 62 ही, जोड़ देंगे 82 हो जाएगा आंसर। बोलिए क्या यहां तक में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? आई होप बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका कॉपर आयन। कॉपर आयन क्या बोला था आयन के लिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर आयन क्या है, क्यूप्रस की क्यूप्रिक बोलेंगे क्यूप्रिक। ठीक, मोलर मास इसका मतलब एटॉमिक मास कितना है 63.5 डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर क्या है, जो चार्ज है कितना चार्ज है 2, इसको डिवाइड कर लेना जो आ जाए वही आंसर आपका। क्लियर, अच्छा इसके अलावा ये कौन सा आयन है फेरिक आयन, इसका इक्विवेलेंट मास फेरिक आयन का क्या लिखोगे मोलर मास मतलब एटॉमिक मास दैट इज 56 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 3 यूनिट का, जो आ जाए वही आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो क्या इक्विवेलेंट मास में एटम आयन सॉल्ट एसिड ये सारे क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, है ना। ठीक, ये अपना टॉपिक होगा एसिडिटी ऑफ बेस। इनफैक्ट हम लोग बात क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने कल बात किया था इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो वहां आया था बेसिसिटी ऑफ एसिड, जस्ट उसी का उल्टा क्या एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी। क्लियर, तो जैसे एसिड की बेसिसिटी आपने डिफाइन किया वैसे ही हम लोग बेस की एसिडिटी डिफाइन करेंगे। क्लियर, ठीक है, तो लिखो जरा हेडिंग डालिए, अपना हेडिंग होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, तो बोलेंगे मोलर मास किसका बेस का डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, जेड फैक्टर क्या था एसिडिटी किसकी बेस की, एसिडिटी ऑफ बेस, ये तो अपना जेड फैक्टर था बिल्कुल। अब बोलेंगे सर एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो जैसे कल बोला था बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे फिर आएंगे शॉर्टकट पे। क्लियर, लिखो एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज इट्स, या ऐसे लिखो इज कैपेसिटी ऑफ a single molecule of that base to
न्यूट्रलाइज डिफरेंट नंबर ऑफ HCl और एनी मोनो बेसिक एसिड। क्लियर? क्लियर? क्या बोला गया? किसी भी बेस की कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, कि उस बेस का एक मॉलिक्यूल कितने HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस कैपेसिटी को बोलते हैं उस बेस की एसिडिटी। वरना इलॉजिकल सी बात लगती है, सर बेस की कोई एसिडिटी होगी या एसिड की कोई बेसिसिटी होगी। तो ये है असल में कॉन्सेप्ट कि बेस की एसिडिटी का क्या मतलब है और एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या। अब वहां जैसे आपने निकाला टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, वैसे यहां निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्लियर? वो तो शॉर्टकट हो जाएगा, वो तो निकाल ही लेंगे। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटा करके अब हम लोग देखते हैं क्या। अब आते हैं, क्या बोल रहे हैं, मान लो कोई बेस है, मान लिया अपना बेस है कौन सा, NaOH, इसका रिएक्शन कर दिया HCl से, क्या बन गया, NaCl, और क्या बन गया, वाटर। क्लियर? अपना बेस है KOH, इसका रिएक्शन HCl से और बन क्या गया, KCl, और क्या, पानी। अपना बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर दिया HCl से, रिएक्शन करने के बाद बन गया CaCl2 और ये बन गया H2O। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहां दो और यहां भी दो। अच्छा, अपना बेस है मान लो AlOH होल थ्राइस और प्लस साथ में HCl, बन गया AlCl3 और AlCl3 के बाद पानी, और पानी को बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को तो बन जाएगा 3 और 3। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद बोला हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर दिया HCl के साथ, बन क्या गया, MgCl2 और साथ में क्या बन गया, पानी, पानी बन गया। रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहां दो यहां दो। नो डाउट ये और ये वीक एसिड, सॉरी वीक बेस है। हमें एसिड के, सॉरी बेस के वीक और स्ट्रॉन्ग से मतलब ही नहीं है। हमने कल ही बोला था स्ट्रेंथ अलग चीज है, एसिडिटी अलग चीज है। वैसे ही एसिड का स्ट्रेंथ अलग चीज था, बेसिसिटी अलग था। क्लियर? स्ट्रेंथ का मतलब कितना जल्दी OH देगा बेस, एसिडिटी का मतलब कितना ज्यादा नंबर दे सकता है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ OH ग्रुप उसके पास है। क्लियर? अच्छा, अब बोलेंगे, यहीं लिख देंगे Z फैक्टर। इसने कितने को न्यूट्रलाइज किया, एक को। Z कितना, 1। इसने कितने को, एक को। Z कितना, 1। इसने कितने को, 2 को। Z कितना, 2। इसने कितने को कर दिया, 3 को। Z कितना, 3। इसने कितने को, 2 को। तो Z कितना, 2। इज इट वेरी क्लियर? क्लियर? रिएक्शन से बात समझ में आ रही है? आ गई। अब क्या बात हो रही है, अब क्या बात हो रही है कि जब आपने Z निकाल दिया तो अगर वही वाली बात जो यहां किया था सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, अगर रिएक्शन दिया है तो जितना जितना OH ग्रुप इस्तेमाल हुआ वही उसका Z है। और अगर रिएक्शन नहीं दिया तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, टोटल नंबर, मैक्सिमम नाम का ही तो हम लोग काम चला रहे हैं, मैक्सिमम मान के काम चला रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां से एक OH जाता और यहां एक Cl बनता, MgClOH एक बच जाता, ऐसा भी तो हो सकता था। 2 स्टेप में रिएक्शन टूटता। क्लियर? तो अगर स्टेप वाइज दिया है तो Z स्टेप वाइज लिखेंगे, नहीं दिया है तो सीधा सीधा जितने OH ग्रुप प्रेजेंट है वही तो आंसर। यहां 2 तो आंसर 2, यहां 3 तो आंसर 3, यहां 2 तो आंसर 2, यहां 1 तो आंसर 1, यहां 1 तो आंसर 1। इसका मतलब शॉर्ट क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, बोलो। अब आ गया इन शॉर्ट, लिखिए इन शॉर्ट। लिखिए इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। इन शॉर्ट एसिडिटी ऑफ बेस, इन शॉर्ट एसिडिटी ऑफ बेस, acidity of base is equal to total number of OH groups present in the base। समझ मारी बात? क्लियर? समझ मारी बात? जितना OH ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, बेस में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, उस बेस की एसिडिटी। जैसे आपके पास जितने भी अल्कली मेटल हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, नो डाउट स्ट्रॉन्ग वीक बात की बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड,
क्लियर है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो बोलते डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? साइज बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ गया केटाइन एनाइन का, आसानी से टूट जाएगा, वो अलग मुद्दा है। ठीक, ओके। उसी तरीके से हम लोग क्या बात करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तब क्या बोलेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ही नहीं टूटेगा, मतलब बहुत ही वीक है ना। ठीक, समझ मारी बात। लेकिन हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मान के काम करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, ये सब नो डाउट ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों ही वीक है। क्लियर, लेकिन दिया तो हम जितने OH है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। ठीक, रेडियम क्यों नहीं लिखा, रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम क्यों नहीं लिखा, रेडियो एक्टिव। क्लियर, अब कितने OH हैं, ओनली 1, सब में 1, तो क्या बोलेंगे, Z फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यहाँ सब में 2 है ना, तो Z क्या लिख देंगे, 2 2 2 2 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मान लीजिए यही आपके साथ बोला होता कि साहब दे रखा है Zn का हाइड्रोक्साइड, आपको दे रखा है फेरस हाइड्रोक्साइड, कोई बात नहीं। आपको दे रखा फेरिक हाइड्रोक्साइड, कोई बात नहीं। आपको दे रखा कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कोई बात नहीं। आपको दे रखा सिल्वर का हाइड्रोक्साइड, कोई बात नहीं। ऐसा बोला, क्या बोलेंगे, जितने OH हैं वही उसका Z फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग वीक बात की बात है। कितना OH है, 2। कितना OH है, 2। कितना OH है, 2। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ 3 लिख लो, एक 2 है और एक 3 है, फेरस और फेरिक। जब 3 है तब लिख देंगे 3, यहाँ 2 है तो लिख देंगे 2, यहाँ 1 है लिख देंगे 1। इज इट वेरी क्लियर? कैसे निकालते हैं ये समझ में आ रहा है? एक वेरी इंपॉर्टेंट, कौन, अमोनिया या अमीन। अब आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता होगा अमोनिया के बारे में। कोई OH नहीं है। अब यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ब्रॉन्स्टेड वाला। ब्रॉन्स्टेड क्या बोला, जो H+ दे वो एसिड, जो H+ ले वो बेस। तो क्या सिर्फ OH देने वाला ही बेस होगा? नहीं, ये तो आर्हेनियस बोला। और जहां ये कॉन्सेप्ट लिमिट कर गया, एक्सेप्शन आ गया, वहीं तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आया। तो अमोनिया में तो OH नहीं है बट फिर भी ये बेस है। तो जब ऐसा आ जाए तब तुम क्या रीजन दोगे, तब कैसे एक्सप्लेन करोगे, तब बोलोगे कितना H+ वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेगा, बोलेंगे सर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो H+ एक्सेप्ट करेगा। एक H+ एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, NH4+। एक H+ एक्सेप्ट किया, Z की वैल्यू हो जाएगी 1। Z की वैल्यू आएगा 1, उल्टा बोल दो, H+ एक्सेप्ट कितना किया, 1। इसी को लुइस के टर्म्स में बोल सकते हैं। कितना लोन पेयर है, 1, तो 1 ही देगा। एक लोन पेयर है तो Z फैक्टर कितना होगा, 1। लुइस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं। क्लियर? अलग अलग तरीका है। ऐसे ही ये तो अमोनिया हो गया, ऐसे ही कोई भी अमीन आ जाए, RNH2, या सर नो, कितना लोन पेयर है, 1, तो एक लोन पेयर H+ को दे देगा, क्या बना देगा बेटा, बोलो RNH3+। क्लियर? तो इसका पावर कितना H+ एक्सेप्ट करने का, 1। तो Z फैक्टर अमीन में अगर पूछ दिया तब क्या बोल देंगे, 1। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हम लोग एसिड और बेस को समझ पा रहे हैं उसका Z फैक्टर? अगर समझ गए Z फैक्टर तो इक्विवेलेंट मास में क्या रहा। अगर बोले इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, आप क्या करोगे, आप इसका मोलर मास निकाल दोगे। मोलर मास निकाल के डिवाइड कर देंगे, काहे से, Z फैक्टर से। यस सर नो, यस सर नो, Z फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। चलो 2-3 सवाल हम कर लेते हैं। कैलकुलेट, लिखो सवाल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग बेसिस। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग बेसिस। मान लीजिए हमने आपके सामने सवाल रखा कि अपना बेस है ZnOH2, CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको बोला इनका इक्विवेलेंट मास बताओ। कोई बात नहीं, पहले हम लिख देंगे मोलर मास। मोलर मास के लिए जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, ऑक्सीजन 16 और 1 17, 17 दूना 34, जोड़ दो कितना हो गया, 9, और यहाँ भी 9। कितना आया सर, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास 99 डिवाइडेड बाय, देख ले ठीक जोड़ा कि नहीं जोड़ा है, 17 दूना 34 और 65, 99, पक्का, ओके। 99 डिवाइडेड बाय 2 निकाल लो जो वैल्यू आ रही। कोई तकलीफ,
ओके, अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 40 और यहाँ फिर 17 दूना 34, जोड़ दिया 74, क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट मास 74, तो मोलर मास हुआ डिवाइडेड बाय 2 बराबर 37। अगला क्या बोला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इक्विवेलेंट मास क्या लिख दोगे 39 और ये 17, तो जोड़ दो 9 7 16 3 1 4 1 5, 56 तो हुआ मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर का मतलब जितना OH है, कितना OH है 1, तो Z हो गया 1, आंसर 56। एनी डाउट, क्लियर? क्या क्या एसिड, बेस, सॉल्ट, एटम, आयन सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। रेडॉक्स की हम बात ही नहीं कर रहे, जब रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे तब वहां उसका जेड फैक्टर देखेंगे। क्या इक्विवेलेंट मास में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग दूसरे चरण में बात करेंगे। कभी कभी सवाल पूछ देता है ऑक्साइड पे, हैलाइड पे, सल्फाइड पे, कार्बोनेट पे, इन सब पे भी इक्विवेलेंट मास का सवाल पूछ देता है। क्लियर? क्लियर, जल्दी ये सब नोट करो, फिर हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड एक्सेट्रा। हाँ जी सर, आगे बढ़ो। अब क्या बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब देखो आराम से बात समझना। ये जितने भी हैं, ऑक्साइड को हटा दो, ये जितने भी हैं सबका सब सॉल्ट ही तो है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा सॉल्ट। उसी सॉल्ट में तुम क्या कर दोगे, इसको तोड़ दो कैटायन एनायन में, सब हो जाएगा आसान। ये सर नो। चलिए हम ऑक्साइड की बात कर लें। अगर हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मान लो क्या आपके पास ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तोड़ दोगे, किस में तोड़ दोगे सर, Ca2 प्लस में और O2 माइनस में। यस सर नो, ये तो आया ऑक्साइड। क्लियर? इसका इक्विवेलेंट मास क्या बोलेंगे, बोलिए, इसका इक्विवेलेंट मास क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 40/2 कितना आ गया, ऐसे लिखो 40/2। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट मास क्या लिखेंगे, बोलिए जरा, क्या लिख देंगे? एटॉमिक मास कितना है 16, चार्ज कितना है 2, लिख दिया। कोई दिक्कत? ओके, यहां से क्या पता चला, ये क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ये ना, प्लस ये कितना आएगा 2 डिवाइड करेंगे, मतलब 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 8। क्या पता चला, बोलो क्या पता चला, ये 8 तो हमेशा ही आएगा ऑक्साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस। खत्म, बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला कि सर जब भी ऑक्साइड बोले आप मेटल का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, 8 जोड़ दो। काहे 8 जोड़ रहे हैं, बिकॉज ऑक्साइड में 8 ही तो जोड़ोगे। क्यों? अरे ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास 8 ही तो है। कैसे? 16/2 हो गया। क्या तरीका समझ में आया? क्या सेम कहानी सब में लगा देंगे? बोलिए, जो भी हैलाइड है, मान लो हैलाइड में हमने क्लोराइड ले लिया, मान लीजिए आपके पास आ गया क्या AlCl3, फिर वही बात तोड़ देंगे, काय में Al3+ और क्या Cl-। ठीक, हम जनरली क्लोरीन मान के काम चला रहे हैं। ठीक, तो हम हैलाइड को बेटर है कि क्लोराइड लिख रहे हैं। क्या बाकी सब में नहीं बना सकते? बिल्कुल, एक समझ जाएंगे, सब में बना देंगे। फ्लोरीन होगा तो 19 लेंगे, ब्रोमीन होगा तो उसका इक्विवेलेंट मास ले लेंगे। क्लियर? तो अगर ये हो तब क्या लिख देंगे, बोलो क्या लिख दोगे? इसकी वैल्यू 27/3 प्लस इसकी वैल्यू 35.5 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? ये क्या आया, 9 और ये क्या आया 35.5। अब आराम से जब हम मेटल क्लोराइड लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल और क्या क्लोराइड, तब क्या बोलेंगे सर, मेटल तो चेंज करता रहेगा ना, लेकिन क्लोरीन थोड़ी चेंज करेगा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दिस विल बी रिटन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ये 35.5 तो फिक्स हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया, बन गया सीधा फॉर्मूला। बोलो बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो क्लोराइड के लिए ये आ जाएगा आंसर हमेशा के लिए। अब अलग अलग मेटल का इक्विवेलेंट मास वैलेंसी के अकॉर्डिंग निकाल लोगे। जैसे यहाँ वैलेंसी 3 हो गए, 3 से डिवाइड कर देंगे 27 को। क्लियर? ओके, अगला देख जल्दी। नेक्स्ट कार्बोनेट। ठीक है सर, कार्बोनेट क्या है? बोलेंगे CO3 है ना, CO3 बिल्कुल है। बताओ सर क्या लिखेंगे? मान लो हमने बोला मेटल कार्बोनेट, क्या लिखना है? सीधा सीधा आप बताओ। चलो हम एक आंसर लेकर करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ये? बोलेंगे Ca2+ CO3
2 माइनस ये कितना हुआ 40/2 और ये कितना लिखा 60/2, यही ना 2 है। ठीक, अब ये कितना है 20 और ये कितना है 30, ये 30 तो फिक्स है, ये 30 तो फिक्स है ना। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, मेटल कार्बोनेट, बोलिए मेटल कार्बोनेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30। क्यों सर, वो तो कार्बोनेट हमेशा 30 ही आएगा, बदलेगा कौन, मेटल, जो मेटल दिया उसका इक्विवेलेंट मास लिख दो। ओके, अगला सर बाइकार्बोनेट, मान लो हमने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्या कर देंगे Na प्लस और क्या HCO3 माइनस, लिख दिया। ये कितना 23/1 और ये कितना 61, अरे प्लस ये कितना 61 डिवाइडेड बाय 1, यही ना। तो ये कितना हुआ 23 और ये कितना हुआ 61। अब ये भी तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्यों, बाइकार्बोनेट के लिए 61 तो हमेशा फिक्स हो गया। इसका मतलब जनरल इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बाय carbonate will be always equivalent mass of metal plus 61, always this will be the answer। बोला जाए कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट तो कैसे, मेटल कार्बोनेट तो कैसे, आगे क्या लिखा हुआ है सल्फेट, क्या तुम सेम काम नहीं कर दोगे सल्फेट के लिए, बोलो जल्दी जल्दी इसको नोट करो, सल्फेट के लिए सेम काम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर, क्या कर देंगे सर, बोलो। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4, तो जो मेटल लेंगे उसका SO4 है कि नहीं। मान लो हमने ले लिया क्या MgSO4, तो MgSO4 के लिए क्या लिख दें Mg2 प्लस और SO4 माइनस, मैग्नीशियम के लिए 24/2, ये 96/2, समझ पा रहे हो ना। ओके, ये कितना 12 और ये कितना 48। अब भाई साहब सल्फेट है तो 48 तो फिक्स है, ये तो वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल और प्लस क्या 48, हमेशा के लिए 48 फिक्स हो गया, बोला जाए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या बचा, सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है S2 माइनस, मान लो हमने बोला कैल्शियम सल्फाइड है ना, CaS कैसे तोड़ोगे Ca2 प्लस, साथ में S2 माइनस, Ca के लिए 40/2 और सल्फाइड के लिए 32 एटॉमिक मास है, चार्ज 2 है, तो ये कितना हुआ 20 और ये कितना हुआ 16, ये 16 हमेशा के लिए फिक्स। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, अरे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फाइड will be written as equivalent mass of metal प्लस क्या 16। क्या ये बातें क्लियर हैं, ये सब क्लियर है, एक एक करके हैलाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, जो भी लिखा जाए सब कर सकते हो। इनफैक्ट वो सबका सब सॉल्ट ही तो है, समझ में आ रहा है, ये सब इक्विवेलेंट मास का मामला क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक, अब क्या है, इसी पे आएगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ क्या कहेगा देखेंगे हम लोग, क्या कहेगा ये लॉ। क्या पहले इतना समझ में आया, जैसे मॉलिक्यूलर मास से मोल निकाले थे वैसे ही हम लोग इक्विवेलेंट मास से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे अगले चरण में, और फिर उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तक लाके आपको छोड़ देंगे। क्लियर, जल्दी इसको नोट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। चलिए सर, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे बाद में जाएंगे, पहले हमने भी आपसे बोला क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल तुम कैसे निकाले हो, बोलो। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या था, बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल वाज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, यही तो था तरीका, बिल्कुल ये तरीका। अरे सॉरी, दिस वाज मोलर मास। क्या था,
मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल। क्लियर? ओके। सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को स्मॉल ई से दिखाते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। क्लियर? नो डाउट हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी आगे चल के देख लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले तुम अलग से समझो इक्विवेलेंट मास, फिर हम मोल के टर्म्स भी सिखा देंगे आपको। क्लियर? समझ मारी बात? तो जो मास दिया रहेगा उसको उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। मान लो हमने आपसे बोला यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का दिया आपको मैंने 25 ग्राम। हमसे बोला गया कि साहब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। ओके, पहले हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल दें। इक्विवेलेंट मास बोलो क्या हो जाएगा इसका, तो टोटल मोलर मास कितना है 100, और टोटल चार्ज कितना +2, कितना हो गया 50। क्लियर? ये हुआ इसका इक्विवेलेंट मास। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लगा दो, गिवन मास कितना है 25 और इक्विवेलेंट मास कितना है 50, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आया हाफ। कोई दिक्कत, क्या कोई प्रॉब्लम है? बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए सर अगला देखते हैं। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड बोला, ये दे दिया आपको 490 ग्राम। बोला गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताइए। कोई बात नहीं, हमें पता है इक्विवेलेंट मास इसका मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर 2 बराबर 49 होता है। ओके, अब क्या कर दोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोलोगे, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास 490 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकाल चुके हो 49, आंसर 10। तरीका समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो इनफाइनाइट कर देंगे, उससे कोई फायदा है नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, क्या बात समझ में आ रही है। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास विल बी कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखो मैंने बोला था आपसे कि इन दोनों से भी रिलेशन निकाल लेंगे। मान लीजिए इसको बोला 1, इसको बोला इक्वेशन 2, कोई दिक्कत? हमने बोला आपसे कि इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए, क्या मिलेगा सर बोलिए। ऐसा करने से लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ऊपर n नीचे e। अच्छा, मोल की जगह ऊपर वाला ये वाला न्यूमरेटर क्या है, W/m बिल्कुल है, W बाय गिवन मास बाय मोलर मास, और नीचे क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। बोलो ये दोनों कट गया, ये उलट जाएगा, उलट गया तो बन गया इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आ गया, मतलब रिलेशन क्या आया, नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये रिलेशन आया। अब बताओ इक्विवेलेंट मास बराबर क्या था, बोलेंगे मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर, था ना, ये था ना। ओके, तो अब हम क्या बोल रहे हैं आपसे, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि बोलिए इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास कर दे यहां, तो क्या बच जाएगा, बोलेंगे सर 1/z, इसको उठा के यहां पुट कर दो। जब पुट कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिख दो 1/z। क्लियर? या तो ऐसा बोल दो या क्या बोल दोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू z इंटू नंबर ऑफ मोल। जो कह लो सब बराबर है, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू या तो मास बाय इक्विवेलेंट मास, या मोल के टर्म्स में लिखना है तब क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू जेड। आपको जो आसान लगे वो कर लो। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए z से डिवाइड करना ही है, या आप चाह रहे हो सर हम इस झंझट में ना पड़े, हम सीधा मोल से निकाल लें, क्योंकि हम मोल शुरू से निकालते आए आसानी से। मोल निकाल लो, z से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव यू सेम आंसर। चेक करते हैं सर, चेक करते हैं। पहला सवाल 25 ग्राम दिया हुआ था, इक्विवेलेंट पूछा था, इस मेथड से निकाल रहे हैं। देखो जरा, मोल निकाल दो, मोल बराबर गिवन मास 25, मोलर मास 100, आंसर 1/4 मोल का। अब बोला इक्विवेलेंट मोल इंटू जेड, मोल बराबर 1/4, जेड की वैल्यू कितनी है, जो चार्ज है कितना है 2 है, वैल्यू 1/2, दिस इज योर आंसर। मिल गया? यस सर मिल गया। अगला इसके लिए बोला ठीक है,
पहले निकाल दो मोल, मोल बराबर मोलर मास, सॉरी गिवन मास 490 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98, डिवाइड कर 10/2, वैल्यू मिल गई 5, किसकी मिली? मोल की। इक्विवेलेंट बराबर मोल गुना जेड, मोल बराबर 5, जेड आया बेसिसिटी 2, वैल्यू मिल गई 10, आंसर 10। जो मेथड आसान लगे उससे निकाल लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर। यही एक और बात सुन लो सर, क्या हम इक्विवेलेंट में ही डील करते हैं इनफैक्ट, बट आप मिली इक्विवेलेंट का भी नाम सुने होंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। किसी भी चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मिली बन जाता है कि नहीं? मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मिलीमीटर बन जाएगा, लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मिलीलीटर बन जाएगा, मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीमीटर बन जाता है, एंड सो ऑन। क्लियर? देखो एक चीज होता है मिली मोल, क्या होता है? मिली मोल। एक चीज होता मिली इक्विवेलेंट, है ना? मिली मोल का मतलब क्या? मोल में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, वैसे ही तुम क्या बोलोगे? कि सर 1 मोल विल बी इक्वल टू 1000 मिली मोल। सेम वे 1 इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। क्या फर्क है? अगर आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मिली इक्विवेलेंट। मतलब मिली मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 1000। यस और नो? ओके, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू 1000। क्लियर है? जो इक्विवेलेंट आया उसको 1000, अरे 2 इक्विवेलेंट आया, पूछा कितना मिली इक्विवेलेंट है, बोलेंगे 2000। 5 मोल आया, कितना मिली मोल है, बोलेंगे 5000। क्या प्रॉब्लम है? इसी को अगर उल्टा कर दें तब क्या बोलेंगे? बोलो। अगर मिली मोल से मोल निकालना है तब क्या बोलेंगे? मोल इज इक्वल टू मिली मोल डिवाइडेड बाय 1000। इसी का उल्टा तब क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट अपॉन 1000। नहीं क्या? ये नॉर्मल सी बात है। इसकी जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है? जब हम डील कर रहे होते हैं, कहाँ? सॉल्यूशंस में, कि जब आपके पास वॉल्यूम दिया होगा मिलीलीटर में और मोलरिटी या नॉर्मेलिटी दिया होगा, तब मिली इक्विवेलेंट निकाल करके न्यूट्रलाइज करेंगे या इक्विवेलेंट बैलेंस करेंगे। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तब वहां भी लगाएंगे, इसलिए वहां जरूरत पड़ेगी, तो उसको याद रखिएगा। अब आ जाओ अब ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है, हम उसको देखेंगे। क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? कि कोई भी रिएक्शन हो, आपका कोई भी रिएक्शन हो, वट एवर बी द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ भी हो, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा। क्लियर? समझ मारी बात? क्या मतलब? मतलब यह हुआ कि अगर ए और बी रिएक्ट करके बना दिया सी, तब क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए जो चाहिए किसके लिए? बी से रिएक्ट करने के लिए। जैसे निकालते थे ना तुम, इतने मोल से उसका कितना मोल बनेगा, या इसके इतने मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, इस टाइप का सवाल करते थे। अब वही बात इक्विवेलेंट के लिए कि इसका 5 इक्विवेलेंट तो इसका कितना इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है? ये लॉ क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी किसी भी रिएक्शन में हमेशा बराबर होगा, वट एवर बी द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या मोल सबका बराबर होगा? कभी नहीं। जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर होगा तब मोल बराबर होगा, ठीक। बट हमेशा मोल बराबर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है, इसलिए बड़ा आसान मेथड हो गया। क्या सर ये बात हमेशा के लिए सही है? करके देखते हैं। मान लो ये रिएक्शन है, सोडियम रिएक्शन कर गया क्लोरीन के साथ, क्या बन गया? NaCl, है ना?
NaCl। क्लियर? क्या बोलेंगे सर? बोलो। रिएक्शन को कर दो पहले बैलेंस, तो बैलेंस किया तो यहाँ क्या आया बोलो 2, और यहाँ क्या आया 2, हो गया बैलेंस। अच्छा पहले मोल लिख लो, तो यहाँ क्या दे रखा है बोलो, क्या दे रखा है 2 मोल, क्या दे रखा है 2 मोल, मतलब जो कफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे। इस इक्वेशन का क्या कहना है कि सोडियम का 2 मोल और क्लोरीन का 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड का 2 मोल बनेगा, ये तो बोल रहे हैं। मतलब इन दोनों का रेशियो 2:1 में होना चाहिए और वो 2 बनना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आराम से। अब ये आपने बोला था क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू Z बोला था। सोडियम का Z फैक्टर क्या है 1, जो वैलेंसी है, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना 2 मोल है, तो 2 इक्विवेलेंट। क्लोरीन आराम से, ध्यान से सर, यहां Z फैक्टर क्या निकालें, अगर Cl होता तब उसका एटॉमिक मास कितना होता 35.5, है कि नहीं। यहां क्या Cl2, क्या है Cl2, अब आराम से बोलो 1 मोल Cl2 का मतलब क्या 71 ग्राम, है ना। क्लोरीन का कितना दे रखा है, Cl2 का कितना है 71 ग्राम। अब तुमसे पूछे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो बेटा, तो तुम क्या बोलोगे, गिवन मास 71 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का क्या बताया 35.5, डेफिनेशन ही था 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करे। अब ध्यान से सुनना सर, वो Cl का ना होगा 35.5, ऐसा नहीं। चाहे तुम्हें Cl दे, चाहे तुम्हें Cl2 दे, चाहे तुम्हें Cl माइनस दे, उससे कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। चाहे वो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, चाहे वो एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, चाहे वो एलिमेंट आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, हर हाल में उसको लिख के क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास विल बी सेम। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट मास कितना है उसका 35.5, कितना इक्विवेलेंट हो गया बोलो 2, कितना वो क्लोरीन का इक्विवेलेंट 2। तो यहां क्या लिख दोगे तुम बोलो, था 1 मोल, इक्विवेलेंट कितना आया 2 इक्विवेलेंट, यहां NaCl, इसका Z फैक्टर तो सीधा पता क्या 1 है कि नहीं, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 या टोटल नेगेटिव चार्ज 1, कितना इक्विवेलेंट आ गया बोलो, कितना इक्विवेलेंट आ गया 2 मोल से कितना आएगा 2 इक्विवेलेंट। यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मान लो हमने अगला रिएक्शन लिखा, क्या रिएक्शन लिखा, हमने रिएक्शन लिखा कैल्शियम मेटल प्लस, अब क्या लिख रहे हैं H2SO4, इसके रिएक्शन से बनेगा CaSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, यही ना। क्या यहां सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम आया, बोला सर बिल्कुल। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। यहां भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये बात वैलिड है, लेट अस सी कि यहाँ भी सब कुछ है, देखते हैं। सबसे पहली बात मोल लिख दो, क्या लिखोगे मोल, तो क्या बोलेंगे सर, इसका कितना जो कफिशिएंट है तो मोल, तो 1 मोल, यहाँ बोलेंगे 1 मोल, और यहाँ तो बोलेंगे ये भी 1 मोल, और यहाँ तो बोलेंगे ये भी 1 मोल। अब देख मोल भी सबका बराबर आया, क्यों बराबर आया, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है। यहाँ मोल बराबर क्यों नहीं आया, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर नहीं है। अब बात करते हैं क्या, अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, इक्विवेलेंट की। ओके, कैल्शियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है 2, क्यों, वैलेंसी 2 है, तो 1 मोल का मतलब 2 इक्विवेलेंट। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए Z बेसिसिटी 2, तो क्या लिख दोगे 2 इक्विवेलेंट। कैल्शियम सल्फेट मोल 1 है, कितना टोटल चार्ज है, सॉल्ट है ना, सल्फेट अभी बताया था, है कि नहीं, चार्ज कितना है 2, तो Z फैक्टर कितना 2, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 इक्विवेलेंट, हुआ 2 इक्विवेलेंट, बिल्कुल क्लियर। अच्छा यहां बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए फिर बात करेंगे, हाइड्रोजन का कितना ग्राम बोला था 1 ग्राम, यस सर नो, ये 1 मोल है, 1 मोल है तो तुम मास निकाल लो, मास बराबर कितना 1 मोल का मास कितना 2 ग्राम। अब बोलो इक्विवेलेंट बराबर, तो गिवन मास 2 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना होता 1, नहीं क्या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो क्या बोलेंगे सर, बोलिए ये 2 इक्विवेलेंट, ये भी कितना है 2 इक्विवेलेंट। क्या सबके इक्विवेलेंट बराबर हो गए, यस सर, यस सर, क्लियर। तो क्या पता चला, क्या पता चला, किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है, किसका, सारे रिएक्टेंट का, सारे प्रोडक्ट का, सारे रिएक्टेंट का, सारे प्रोडक्ट का। इससे क्या फायदा होगा, इक्वेशन को बैलेंस करने का चक्कर ही नहीं, इक्वेशन को बैलेंस करने का चक्कर ही नहीं। क्यों सर, देखो अभी देखो कितना कितना आराम से सवाल बन जाएगा। देखो स्टोइचियोमेट्री पढ़ा था ना आपने, है ना, यहां देखो विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगी, वो देखो सर, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो मान लो आपसे कहा गया कि एल्यूमिनियम है,
ठीक है, उसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, बन गया क्या, Al2O3, ऐसा बना। आपसे कहा गया बताइए एल्यूमिनियम का 54 ग्राम रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मास चाहिए और इसका कितना मास बनेगा, ये पूछा सवाल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस, स्टोइचियोमेट्री, पहले सिंपल स्टोइचियोमेट्री समझो। तो हम क्या कहेंगे, सर बैलेंस कर दो, यहाँ कितना कर दो, 2 तो हो गया ऑक्सीजन, 6 यहाँ कर दिए, 3 ऑक्सीजन 6, यहाँ कितना बोलो, यहाँ कितना 4। अब जो दिया होता है उसका हम लोग निकालते हैं मोल। एल्यूमिनियम का मोल 54 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 27, कितना 2। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 मोल। क्लियर। अब इसी का तो पूछा है, कैसे निकालते हैं बोलो, मोल कैसे निकालते हैं, जिसका है ना, याद है ना, जिसका निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू जितने से, कितने से निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना बोलो 3/2 मोल आया। क्या मोल पूछा है, नहीं मास पूछा है। मास कितना है इसका, मोलर मास कितना ऑक्सीजन का बोलो 32, मोलर मास 32, इक्विवेलेंट मास 8। क्लियर। तो यहां जेड फैक्टर कितना आएगा 4। खैर, तो पूछा क्या है मास, तो मास बराबर क्या हो जाएगा 3/2 मोल इंटू मोलर मास 32 बराबर कितना आ गया बोलो, डिवाइड कर दिया 16 × 48, आंसर आया 48 ग्राम आया। सॉल्व करने के बाद आंसर आया, बिल्कुल आया। ओके, अगला यहाँ इसका मोल निकालना है। क्या बोलेंगे, जिसका निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू जितने से निकाल रहे उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो ये आंसर कितना आया 1, कितना आया 1, कोई दिक्कत, आ गया 1 मोल। ये क्या आया 1 मोल। अब क्या बोलोगे, मास बराबर क्या, मोल इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है 102, कर लो कैलकुलेट, कितना आएगा 102 ग्राम। ये कितना आया 102 ग्राम। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत थी। क्लियर। अब देखो इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन बन गया Al2O3, बस कोई बैलेंसिंग नहीं किया हमने। हमें सीधा पता है क्या, हमें क्या पता है कि साहब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इन दोनों के बीच में बोला गया। तो क्या बोला, इन सब का इक्विवेलेंट बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मास बाय इक्विवेलेंट मास किसका, एल्यूमिनियम का, मास बाय इक्विवेलेंट मास किसका, ऑक्सीजन का। बोलो इसका मास कितना दे रखा है, दे रखा है कितना 54 रख दिया। इक्विवेलेंट मास 9 हम जानते हैं। ओके, इसी का तो मास निकालना था। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8। O हो O2 हो कुछ भी हो, O2 O2 माइनस कुछ भी। क्लियर, कोई दिक्कत। ओके, तो यहां से मास ऑफ O2 कितना निकल गया, तो 9 से डिवाइड कर दिया 6 और 8 6 के 48, 48 ग्राम। क्या 48 ग्राम है, यस सर। यहाँ बैलेंस करने के बाद, झोल झाल करने के बाद तब आंसर आया, या विदाउट बैलेंसिंग आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अगले में भी करके देखते हैं इसका फायदा, अगला करके देखते हैं। मान लो अब हम सेम चीज़ निकाल रहे हैं, किसका, ये भी तो पूछा। ओके ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या, बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Al2O3। ठीक है, अभी बोले क्या, मास बाय इक्विवेलेंट मास किसका, एल्यूमिनियम का, मस्ट बी इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट मास किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, अभी हम एक चीज सिखाए थे, क्या ऑक्साइड के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाए थे, बिल्कुल सिखाए थे। क्या सिखाए थे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी रिटन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस सीधा 8 लिखाया था। ऑक्साइड के लिए तो 8 ही आना है, ऑक्सीजन के लिए बस 9 इसका होता है और 8 जोड़ दोगे टोटल 17 हुआ। अरे अभी तो कराया थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला ऑक्साइड के लिए, कितना आया इक्विवेलेंट मास 17। यहाँ क्या पुट कर देंगे सर, पहले एल्यूमिनियम के लिए मास दे रखा था कितना 54 पुट किया, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है 9। खत्म, इधर आ जाओ, ये तो मास निकालना ही है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या निकाल लिए 17 निकाल लिए, इससे डिवाइड कर दे, आ गया 6। सो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी 6 गुना 17 बराबर 102 ग्राम। क्या यही मास यहाँ नहीं है, बिल्कुल है सर।
तो क्या पता चला सर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। इधर बैलेंस वैलेंस का चक्कर था, वहाँ बैलेंस करने का कोई चक्कर नहीं था, सीधा आपने क्या लिखा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लिखा और आपने काम कर दिया बहुत आराम से। तो फायदा देखिए, यही फायदा होगा कब, जब आपको बोलेगा इतना एसिड मिलाया है, कितना बेस मिलाना पड़ेगा, सीधा दोनों का इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, खेल खत्म। क्लियर? तो आज बहुत हो गया, 55 मिनट का देख रहा हूँ मैं, लेक्चर बन गया अच्छा खासा है, मतलब कम हो ही नहीं पा रहा यार। ठीक है, चलिए, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म हटा दिया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे ही आज मामला अपना खत्म करते हैं। ठीक, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। एकदम मोटिवेटेड रहना है, ट्यून्ड रहना है, सवाल पूछते रहना है, काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।